नमस्कार दोस्तों, राम राम, गुड इवनिंग। हम सब बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड चलते हुए देख रहे हैं। हिंदुओं की हालत बांग्लादेश में बहुत बुरी हो चुकी है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनको उठाकर अगवा किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको अपनी नौकरियां छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। जो लोग बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं वैलिड वीजा पर, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कि हिटलर ने जूस के अगेंस्ट एक बड़ा जेनोसाइड किया था और जूस को जर्मनी से बाहर भी नहीं आने दिया था, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं को ना बाहर आने दिया जा रहा है, ना जीने दिया जा रहा है। तो सिचुएशन बहुत खराब है और अभी समय आ गया है कि भारत को मिलिटरली इंटरवीन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि भारत बांग्लादेश के अंदर मिलिटरली कैसे इंटरवीन कर सकता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, हमारी फोर्स स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए और दुश्मन की कैपेबिलिटीज कितनी है और क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग सब जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। प्रोमो के बाद हम मिलते हैं। युद्ध, रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत कितनी बुरी है। मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक नॉलेज है। हम सब जानते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है और अगर हम इमीडिएटली मिलिटरली इंटरवीन नहीं करेंगे तो जितने भी हिंदू बांग्लादेश में बचे हुए हैं उन सबको मार दिया जाएगा। बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन ये ओपनली अभी कह रही है कि हम हर हिंदू को मार डालेंगे। तो भारत का बांग्लादेश में मिलिटरली इंटरवीन कर कर हिंदुओं को बचाना और एक हिंदू स्टेट कार्व आउट करना, बांग्लादेश के अंदर से एक हिंदू स्टेट कार्व आउट करना, ये बहुत ही अनिवार्य है। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल and a moral responsibility for India to militarily intervene in Bangladesh and carve out a Hindu state. तो आज हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश के मैप को जरा इन्विजन कीजिए तो बांग्लादेश तीनों साइड पे भारत से घिरा हुआ है। एक साइड पे बांग्लादेश के बॉटम पे बे ऑफ बंगाल है और बाकी जो उसके तीन साइड्स हैं वो पूरी तरह से भारत से घिरे हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। हमारे ऑपरेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारे ऑपरेशंस का नंबर वन ऑब्जेक्टिव है कि हम हिंदू जेनोसाइड रोकें और नंबर दो कि आगे हिंदू जेनोसाइड ना हो, इसलिए हम वहां एक हिंदू स्टेट कार्व आउट करें और कार्व आउट करने के बाद हम इंश्योर करें कि वो स्टेट वायबल है, वो स्टेट डिफेंसिबल है और वो स्टेट अपने आप को डिफेंड कर सकती है। बांग्लादेश के पास टोटल अबाउट 1.5 लाख की आर्मी है, 1.5 लाख की आर्मी है। भारत के पास 1.2 मिलियन की आर्मी है, तो करीबन 12 लाख की आर्मी है हमारे पास। बांग्लादेशी आर्मी के पास ना कुछ हेवी हथियार है, उनके पास ना तो कुछ बहुत आर्टिलरी है। बांग्लादेशी एयरफोर्स ना के बराबर है, बांग्लादेशी नेवी ना के बराबर है। बांग्लादेशी आर्मी के पास कुछ भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। बांग्लादेशी आर्मी ने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं लड़ा है, किसी के साथ भी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा है। केवल और केवल उन्होंने हिंदूज पे अट्रॉसिटीज की हैं, डिफेंसलेस हिंदूज पे जो वापस नहीं लड़ सकते। बांग्लादेशी आर्मी अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी भी किसी भी ऑपरेशन में नहीं गई जहां दुश्मन उन पे वापस गोली चला रहा था।
हिंदूज बांग्लादेश में टोटली डिफेंसलेस हैं, तो जब बांग्लादेशी आर्मी उनको अटैक करती है तो उन पे गोली कभी नहीं चलती। तो बांग्लादेशी आर्मी को कॉम्बैट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। भारतीय आर्मी को कॉम्बैट का बहुत एक्सपीरियंस है। हमने 4 प्रॉपर वॉर्स लड़ी हैं और हम हेवी काउंटर इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं पिछले 30 साल से। इंडियन आर्मी की लगभग हर यूनिट, चाहे वो इन्फेंट्री की हो या दूसरे आर्म्स की हो, उसको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। पिछले 30 साल की काउंटर इंसर्जेंसी की वजह से और राष्ट्रीय राइफल्स की डेपुटेशंस की वजह से हमारी इन्फेंट्री को तो बहुत जबरदस्त कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, पर हमारे दूसरे आर्म्स को भी अभी बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, क्योंकि दूसरे आर्म्स से भी ट्रूप्स राष्ट्रीय राइफल जाते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्ट लेते हैं। तो इंडियन आर्मी एक बहुत सक्षम, हाईली ट्रेन, पूरी तरह से कॉम्बैट एक्सपीरियंस आर्मी है। बांग्लादेशी आर्मी के पास कुछ भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हम जो सेम सिचुएशन जो आज है, अगर हम 1971 में देखें, तब भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ा था और पाकिस्तानी आर्मी के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, क्योंकि कुछ ही साल पहले, 20 साल पहले, वही पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी की पार्ट थी और दोनों ने साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन किया था। बट इस बांग्लादेशी आर्मी को कुछ भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे पास बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है ज्योग्राफी का। तीनों साइडों से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और चौथी साइड पे बे ऑफ बंगाल है। तो हम तीनों साइड से अटैक कर सकते हैं और बे ऑफ बंगाल को टोटली कट ऑफ कर सकते हैं, नेवल ब्लॉकेड कर सकते हैं वहां। और केवल नेवल ब्लॉकेड नहीं, हम बे ऑफ बंगाल साइड से भी अपनी नेवी के माध्यम से एक जबरदस्त अटैक लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, हमारे पास नंबर्स हैं। हमारी आर्मी 12 लाख स्ट्रांग है, उनकी आर्मी केवल 1.5 लाख स्ट्रांग है। और तीसरा एडवांटेज, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, कॉम्बैट लीडरशिप, हम उनसे हजारों गुना आगे हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, हम धर्म के पक्ष में होंगे, हम धर्म के साथ होंगे। वो लोग आसुरी ताकतों के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं। तो विजय निश्चित हमारी होगी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो कितने ट्रूप्स लगेंगे इस ऑपरेशन के लिए? तो पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा, वो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बांग्लादेश की में पहले हम हिंदू जेनोसाइड रोकें और हिंदू जेनोसाइड रोक के एक हिंदू देश कार्व आउट करें। जैसे ही कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू होंगे और जैसे ही हम बांग्लादेशी आर्मी पे फुल फ्लेजेड अटैक करेंगे, मुझे लगता है कि हिंदू जेनोसाइड बहुत कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस ऑपरेशन के लिए हमें करीबन 8 डिविजन्स चाहिए होंगी। तो एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होती हैं, एक ब्रिगेड में 3-4 बटालियंस होती हैं। तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि एक डिवीजन में 15,000 ट्रूप्स होते हैं, मोटा मोटा सब कुछ मिलाकर। तो हमें 8 डिविजन्स चाहिए होंगी। और ये 8 डिविजन्स हम कहां से लाएंगे? अगर आप इंडियन आर्मी को देखें, जो हमारी कोर्स हैं, वो 2 प्रकार की कोर्स हैं हमारे पास। स्ट्राइक कोर्स हैं, जिनका कार्य है कि वो दुश्मन की टेरिटरी में जाकर ऑफेंसिव ऑपरेशंस करें, स्ट्राइक करें। और हमारे पास पिवट कोर्स हैं, जिनको पहले हम होल्डिंग कोर्स कहते थे, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी उनका एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, जो भी एरिया है, वो होल्ड करें, वो डिफेंसिव ऑपरेशंस करें। बट अभी उनको पिवट कोर कहा जाता है कि वो थोड़ा बहुत ऑफेंसिव भी कर सकते हैं। तो डिफेंसिव भी कर सकते हैं और फिर लोकल ऑफेंसिव्स भी वो लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमें जो 8 डिविजन ये चाहिए, ये हम कहां से लाएंगे? हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम बांग्लादेश पे अटैक करें, तो हमारे जो बाकी फ्रंटियर्स हैं, चाइना के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो इम्बैलेंस ना हो। तो वो जो हमारी डिफेंसिव पोजीशंस पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध हैं, वो इम्बैलेंस ना हो और वो सुदृढ़ रहे। तो हम ये 8 डिविजन्स कहां से लेके आएंगे, ये जरा देखते हैं। नॉर्दर्न कमांड से शुरू करते हैं। जो हमारी सबसे ऊपर कोर है, वो है फायर एंड फ्यूरी कोर, 14 कोर। 14 कोर के पास ईस्टर्न लद्दाख
और कारगिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सियाचिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां से हम कोई ट्रूप्स नहीं ले सकते, वहां से कोई ट्रूप्स लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 कोर को आते हैं, जो कि कश्मीर रीजन को देखती है। 15 कोर से भी हम कोई ट्रूप्स नहीं लेंगे। 15 कोर के पास 2 डिविजन्स हैं प्लस 2 राष्ट्रीय राइफल्स काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस हैं, वहां से भी कोई ट्रूप्स नहीं लेंगे। 16 कोर के पास आते हैं। 16 कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू एरिया में है, वहां से भी हम कोई ट्रूप्स नहीं लेंगे। 9 कोर पे आते हैं। 9 कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शकरगढ़ एरिया है वहां है और थोड़ा बहुत पंजाब में है। 11 कोर, उसके बाद 11 कोर है। 11 कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली पंजाब है। उसके नीचे आते हैं तो 10 कोर है बठिंडा में। 10 कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपरी राजस्थान वाला एरिया है। और उसके बाद है 12 कोर, जिसका राजस्थान, लोअर राजस्थान से लेकर गुजरात तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है हमारी नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स में हमारी पिवट कोर्स। 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर, 9 कोर, 11 कोर, 10 कोर और 12 कोर। तो यहां से मैं प्रपोज कर रहा हूं कि हम कोई ज्यादा ट्रूप्स नहीं लेंगे, इनको इन सिचुएशन रहने दीजिए। By themselves, these corps are powerful enough to hold back any Pakistani attack and also carry out local offensives. इसके साथ साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे पास 3 स्ट्राइक कोर्स हैं। 1 कोर जो कि मथुरा में बेस्ड है, जिसका हेडक्वार्टर्स मथुरा में है। 1 कोर की ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइना के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट। 1 कोर से, जो हमारी 1 स्ट्राइक कोर है, वहां से हम 2 इन्फेंट्री डिवीजन ले सकते हैं। तो उनके पास 1 आर्मर्ड डिवीजन और 2 इन्फेंट्री डिवीजन है, वहां से हम 2 इन्फेंट्री डिवीजन ले सकते हैं। आर्मर्ड डिवीजन हम वेस्टर्न सेक्टर में ही रहने देंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई हो तो एक स्ट्रॉन्ग आर्मर्ड फॉर्मेशन हो वहां अटैक करने की। 2 कोर जो कि अंबाला में बेस्ड है, उनके पास 1 इन्फेंट्री डिवीजन, 1 रैपिड और 1 आर्मर्ड डिव है। रैपिड का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेस इन्फेंट्री डिवीजन। ये एक नॉर्मल इन्फेंट्री डिवीजन के जैसे ही होती है, परंतु उनके पास 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बजाय 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 1 आर्मर्ड ब्रिगेड होती है। तो हम वहां से इनकी जो आर्मर्ड डिव है वहां छोड़ देंगे, पर इनकी जो रैपिड है और इनकी जो इन्फेंट्री डिव है वहां से ले लेंगे। 21 कोर की भी कॉम्पोजिशन ऐसी है, 1 इन्फेंट्री डिवीजन, 1 रैपिड और 1 आर्मर्ड डिव। यहां से भी आप उनकी 1 रैपिड और 1 इन्फेंट्री डिवीजन ले लीजिए। तो यहां आपको मिल गई 6 डिविजन्स। ठीक है, 1 कोर से 2 डिविजन्स, 2 कोर से 2 डिविजन्स, 21 कोर से 2 डिविजन्स। अभी हमारे पास ईस्टर्न सेक्टर में एक स्ट्राइक कोर है, 17 स्ट्राइक कोर, और उनके पास भी 2 डिविजन्स हैं और उनका काम है चाइना के अगेंस्ट स्ट्राइक करना। तो उनको 17 स्ट्राइक कोर को हम लेंगे और उनको हम बांग्लादेश के अगेंस्ट लॉन्च करेंगे। तो ये टोटल मिला के आपके पास 8 डिविजन्स आ गए। ठीक है, आपने ये 8 डिविजन्स केवल और केवल अपनी स्ट्राइक फॉर्मेशन से लिए हैं, ये आपने अपनी होल्डिंग स्लैश पिवट फॉर्मेशन से नहीं लिए। तो आपका जो डिफेंसिव पोस्चर है पाकिस्तान के विरुद्ध और चाइना के विरुद्ध, दोनों ही एकदम स्टेबल है। इसको हमने बिल्कुल भी छुआ नहीं है, बिल्कुल टच नहीं किया है। हमने सिर्फ अपनी ऑफेंसिव फोर्सेस, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, उनको पार्शली बांग्लादेश के विरुद्ध मोड़ दिया है। और उनकी जो सबसे पावरफुल स्ट्राइक फॉर्मेशंस हैं, जो उनकी 3 आर्मर्ड डिविजन्स हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के विरुद्ध फोकस्ड हैं। और आप देखिए 3 आर्मर्ड डिविजन्स, 3 आर्मर्ड डिविजन्स जो आपकी पूरी की पूरी मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्राइक करने के लिए अवेलेबल है। तो ये होगी आपके पास 8 डिविजन्स। इनके साथ साथ हमारे पास 3 आर्टिलरी डिविजन्स भी हैं, जहां आर्टिलरी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कॉन्सेंट्रेटेड आर्टिलरी। तो इन 3 आर्टिलरी डिविजन से हम 2 आर्टिलरी डिविजन्स, या अगर जरूरत पड़े तो 3 आर्टिलरी डिविजन भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 इन्फेंट्री स्लैश रैपिड डिविजन्स प्लस 2/3 आर्टिलरी डिविजन्स आ गई। दिस बाय इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्राइक फोर्स। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक फोर्स है। इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्दर्न, जो हमारी ईस्टर्न कमांड है, वहां 3 कोर्स हैं। 33 कोर सिलीगुड़ी में, 4 कोर जो वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश देखती है, और 3 कोर जो रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और बाकी सारा एरिया देखती है। इन तीनों कोर्स को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
पर हर कोर से अगर हम एक-एक ब्रिगेड भी ले लें, सिर्फ एक ब्रिगेड, एक-एक ब्रिगेड भी ले लें तो एक और डिवीजन बन जाती है। होंगी आपके पास 9 डिविजन्स प्लस 2/3 आरटी डिविजन्स, और इसके अलावा हमारे पास करीबन 7 से 8 पैरा एसएफ बटालियंस हैं हमारे पास। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड है। हमारे पास मार्कोस हैं, हमारे पास गरुड़ कमांडोज हैं। तो अगर ये सब ले लें हम, तो एक और डिवीजन आपकी रेडी हो जाती है। तो बड़ी आसानी से हमारे पास 10 डिविजन्स प्लस 2 आरटी डिव्स रेडिली अवेलेबल है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। जितना हमने बांग्लादेश में ट्रूप्स, जितने हमने 1971 में ट्रूप्स यूज किए थे, शायद इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमारी एयरफोर्स एक जबरदस्त अटैक करेगी बांग्लादेश पर। इस अटैक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बांग्लादेशी एयरफोर्स जितनी भी है उसको पूरी तरह से ग्राउंड पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बांग्लादेश के जितने भी एयर डिफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बांग्लादेशी आर्मी के कमांड एंड कम्युनिकेशंस नोड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बांग्लादेशी आर्मी के लॉजिस्टिक्स नोड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जैसे कि उनके एमुनेशन डंप्स हो, उनके सारे के सारे एमुनेशन डंप्स उड़ा दिए जाए। उनके इक्विपमेंट डेपोज हो, उनके सारे के सारे इक्विपमेंट डेपोज उड़ा दिए जाए। उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको उड़ा दिया जाए। हो सके तो उनकी जो टॉप लीडरशिप, जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है, उसको डिकैपिटेट कर दिया जाए। उसके साथ साथ सेम एक्शन जमाती इस्लामी के विरुद्ध भी लेना चाहिए। उनको भी ऊपर से टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो जब ये जबरदस्त अटैक होगा, सबसे पहले आपके पास पूरी की पूरी एयर डोमिनेंस होगी, पूरी एयर सुपीरियरिटी होगी। इंडियन एयरफोर्स के अलावा और इंडियन आर्मी के अलावा कोई भी एयरक्राफ्ट बांग्लादेशी स्काइज पे चलेगी नहीं। इसलिए जब इंडियन ग्राउंड फोर्सेस अपने ऑपरेशंस करेंगी तो उन पे कोई भी एयर से डेंजर नहीं होगा, कोई भी एयर से थ्रेट नहीं होगा। नंबर 2, क्योंकि आपने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया होगा एयरफोर्स को यूज करके, एज इट इज बांग्लादेशी आर्मी की जो लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी है, जो उनके एमुनेशन है, जिनके सप्लाईज हैं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। तो उनके लिए ऑपरेशंस करना काफी मुश्किल होएगा। तीसरा, क्योंकि आपने उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को तहस नहस कर दिया है, वो टोटली डिमोरलाइज्ड होंगे और उनके लिए ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो और चूंकि जमाती इस्लामी पे भी अटैक हुआ होगा, वो डर जाएंगे और जो जेनोसाइड हो रहा है हिंदूज का, वो इमीडिएटली रुक सकता है। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे ग्राउंड अटैक का जो ऑब्जेक्टिव है, कि जिस एरिया को हमने हिंदू देश बनाना है, उस एरिया को बांग्लादेशी फोर्सेस से सिक्योर किया जाए। वो कैसे सिक्योर किया जाएगा? पहले उस एरिया में जो भी बांग्लादेशी फोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और दूसरी, बांग्लादेशी फोर्सेस और इस एरिया के बीच में एक वेज बना दिया जाएगा, एक बैरियर बना दिया जाएगा, फोर्सेस का बैरियर, हमारी आर्मी का बैरियर। क्योंकि जो कि इसका मतलब है कि जब अगर उनकी फोर्सेस अंदर आना चाहें तो हमारी आर्मी उसको ब्लॉक कर रही है। तो इसके लिए हम आर्मर्ड फोर्सेस भी यूज करेंगे, हम मैकेनाइज्ड फोर्सेस, हमारी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उनको यूज किया जाएगा, और इससे हम एक वेज बनाएंगे और पूरा एरिया सिक्योर कर देंगे। बांग्लादेश का जो टेरेन है, ये हेविली रिवराइन टेरेन है। इसमें बहुत सारी रिवर्स हैं, क्रिस क्रॉस करती रहती हैं। एक बहुत बड़ी रिवर है मेघना, सम एरियाज में तो ये 10 से 12 किलोमीटर वाइड है। मार्शेस बहुत हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब ऑपरेशंस हुए थे 1971 में, तो उनमें 2 चीजें प्रधान थी। नंबर 1, उनमें ब्रिजिंग ऑपरेशंस हमें बहुत करने पड़े, हमें बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़े। और दूसरा, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने, 4 कोर ने हेलीकॉप्टर्स का यूज करके लीपफ्रॉग किया। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ऑर्डर्स के बिना, उनको ऑर्डर्स नहीं थे, ऑर्डर्स के बिना
वो अपनी 4 कोर के साथ 12 दिन के अंदर ढाका पहुंच गए। और बांग्लादेश का जो कोलैप्स हुआ, बांग्लादेश की जो क्रिएशन हुई, ये केवल और केवल एक आदमी को उसका मैक्सिमम श्रेय जाता है, और वो है लेफ्टिनेंट जनरल स्थगत सिंह। उन्होंने एक बहुत फेमस ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ए ब्रिज ओवर दी मेघना। तो उन्होंने क्या किया था कि हेलीकॉप्टर्स को यूज करके मेघना रिवर को क्रॉस किया था। बहुत फोर्स में नहीं क्रॉस किया था, 2 बटालियंस में क्रॉस किया था, पर उस समय ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। किसी ने इसको सोचा ही नहीं था, ये पहले से प्लान नहीं था। उन्होंने ऑन द स्पॉट ये डिसाइड किया कि दुश्मन उस साइड पे नहीं है, अगर हम एक बटालियन उस वहां हेलीकॉप्टर्स का लेके एक बटालियन वहां डाल दें दुश्मन के पीछे, तो उससे ऑपरेशंस में बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाएगा। और उन्होंने एयरफोर्स से कोऑर्डिनेट करके, उस समय ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हेलीकॉप्टर्स का यूज करके पहले 4-5 GR 4th बटालियन 5th कोर का राइफल्स, और उसके बाद मेरे ख्याल से 4 गार्ड्स, इन दोनों यूनिट्स को हेलीकॉप्टर्स से लेकर मूव किया, और भी यूनिट्स मूव की। 9 और 10 दिसंबर 1971 को एयरफोर्स ने 66 सॉर्टीज की, 66 सॉर्टीज की, और केवल मेरे ख्याल से सिर्फ 6 to 8 हेलीकॉप्टर्स यूज किए उन्होंने। इसका मतलब हर हेलीकॉप्टर ने 8 से 10 सॉर्टी की, हर हेलीकॉप्टर ने 8 से 10 सॉर्टी की। वो मी-4 हेलीकॉप्टर्स थे। मी-4 हेलीकॉप्टर्स में की जो कैपेसिटी होती है वो 16 ट्रूप्स की कैपेसिटी होती है। तो 9 और 10 दिसंबर को 66 सॉर्टीज कर उन्होंने करीबन 2 बटालियंस को मेघना के पार कर दिया। उसके बाद 11 से 16 दिसंबर तक और सॉर्टीज की गई, सॉरी, एक बटालियन को पार किया, और फिर 11 से 16 दिसंबर में और सॉर्टीज की गई, और करीबन 1,500 ट्रूप्स और पार किए गए। और उसके साथ साथ इक्विपमेंट, एमुनेशन और बाकी सारी चीजें भी जो फाइटिंग के लिए चाहिए होती हैं, उनको भी यूज किया गया। और ये कंप्लीटली अनप्लान्ड था। उस समय जो हमारी हेलीकॉप्टर स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी। इस पूरे ऑपरेशंस में सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर लगे थे। अभी हमारे पास मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं। मी-4 हेलीकॉप्टर्स का कैरिंग कैपेसिटी 16 ट्रूप्स है। मी-17 हेलीकॉप्टर्स की कैरिंग कैपेसिटी 25 ट्रूप्स है, ऑलमोस्ट 24 ट्रूप्स है, 50% हायर। और हमारे पास ऑलमोस्ट पूरी तरह नहीं, बट ऑलमोस्ट 200 मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हम अपनी हेली लिफ्ट कैपेबिलिटी यूज करें, जो कि हमने 1971 में नहीं इतने स्केल पे यूज की थी, पर जनरल सगत सिंह ने हमने दिखाया था कि उसको यूज करके क्या किया जा सकता है। अगर हम अपनी हेली लिफ्ट कैपेसिटी यूज करें, तो हम इजिली 2-3 ब्रिगेड लिप फ्रॉग करके एक जगह से दूसरी जगह लाइटनिंग फास्ट मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास आज जो कैपेसिटी है, स्पेशली हमारी जो हेली लिफ्ट कैपेसिटी है अभी, अगर उस कैपेसिटी को हम वैसे यूज करें जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 1971 को एक छोटी कैपेसिटी को यूज किया था, तो मिरेकल्स हो जाएंगे। ऐसे ऑपरेशंस होंगे कि एनिमी एकदम, बांग्लादेशी आर्मी एकदम स्टंड हो जाएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी उनके पीछे पहुंच जाएगी विदाउट देम नोइंग। और ये जो सारा मार्शी एरिया है, ये जो रिवर्स हैं, इनको बाईपास करके इंपॉर्टेंट एरियाज पर, इंपॉर्टेंट नोड्स पर हम एक एक ब्रिगेड डाल सकते हैं। और चूंकि हमारे पास पूरी की पूरी एयर सिक्योरिटी होगी, इन ऑपरेशंस में बिल्कुल भी डेंजर नहीं होगा फ्रॉम बांग्लादेशी एयरफोर्स, क्योंकि बांग्लादेश के एयर डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो चलेंगे लाइटनिंग स्पीड पे, और फिर लिंकअप्स होंगे, अलग अलग जगह पे लिंकअप्स होंगे। एक और चीज हमारे पास है अभी जो हमारे पास उस टाइम पे नहीं थी, वो है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, BMP-2s। BMP-2s लाइट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, और मार्शी एरिया में ये कहा जाता है कि वो अच्छे ऑपरेशंस कर सकती हैं। उनके पास मीडियम फोर्डिंग कैपेबिलिटी भी है कि वो रिवर्स में जाके तैर के जा सकती हैं। तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि बांग्लादेश के विरुद्ध मिलिट्री ऑपरेशंस फीजिबल हैं, अगर हम उनको इंटेलिजेंटली प्लान करें और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें थोड़ी,
अगर हम सगत सिंह फ्रेम ऑफ माइंड से सोचें, अगर हम सगत सिंह फ्रेम ऑफ माइंड से सोचें, तो मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते में हम बांग्लादेश के विरुद्ध एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर सकते हैं और एक हिंदू देश वहां आराम से कार्व आउट कर सकते हैं, और फिर बाद में हमारे कुछ फोर्सेस वहां रहेंगे उस हिंदू देश को सपोर्ट करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें ये अवश्य करना चाहिए, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं उनको मोरल बूस्ट भी मिलेगा, उनको एक शॉट इन द आर्म मिलेगा। ये धार्मिकली नेसेसरी है, ये पॉलिटिकली नेसेसरी है, ये जियोपॉलिटिकली नेसेसरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएं कि मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए, एक स्ट्रांग मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए, और उस मिलिट्री इंटरवेंशन के 2 मेन ऑब्जेक्टिव हों। नंबर 1 हिंदू जेनोसाइड रोकना, और जो सब भी हिंदू जेनोसाइड कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा एक परमानेंट हिंदू स्टेट बांग्लादेश से कार्व आउट करना और उसको प्रोटेक्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।